वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमानत सिंह ब्लॉग्स में। गाइस, अगर हम बात करें कनाडा वर्क परमिट की, तो आई थिंक ये एक वो चीज़ है जिसकी हम सभी को क्यूरियोसिटी होती है एटलीस्ट जानने की, कि देखें कि ये है क्या चीज़। तो कनाडा वर्क परमिट को लेके ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि रिसेंटली मैंने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देखी है कि आई थिंक इंडिया में स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि मेजर जो उनकी मार्केट है वर्क परमिट्स की वो पंजाब में है। तो ये कुछ एडवर्टीजमेंट्स मैं आपके साथ यहाँ राइट साइड पे आप देख पाएंगे, शेयर भी करूंगा, आप उनको पॉज करके डिटेल में चेक भी कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहली बात ये है कि क्या ये जो वर्क परमिट्स है ये जेन्युइन है, क्या ये जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, ये जेन्युइन है, क्या ये ऑथोराइज्ड हैं वर्क परमिट्स में डील करने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले तो ये आता है। लेकिन जब हम कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि हम एक बार पता करके देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम पता करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा एक तरीके से जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारा माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं और हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई अच्छी डील बता के। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहली बात तो ये आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो जेन्युइन कंसल्टेंट है भी या नहीं है, क्या उसके पास ऑथेंटिसिटी है। तो सबसे पहले आप ऐसे किसी भी ट्रैप में फंसने से आप कंसिडर कीजिए कि उस जो आपका जो कंसल्टेंट है उसका लाइसेंस जरूर चेक कीजिए कि क्या वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से अप्रूव्ड, उसके पास कोई लाइसेंस है, क्या वो आईआरसीसी की बॉडी की उसके पास कोई मेंबरशिप है, उसके पास कोई आईडी है वहां का। दूसरी बात, जिस कंट्री में वो अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज प्रैक्टिस कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन इंडिया, तो क्या उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन है। दूसरी बात, जिस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में वो अपना इमिग्रेशन का काम या फिर वर्क परमिट्स का काम प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसके पास उस स्टेट का लाइसेंस है। गाइस, ये चीज की अवेयरनेस होनी हम सभी को बहुत जरूरी है कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू ही हम अगर प्रोसीड करते हैं अपना वीजा की एप्लीकेशन, तो उसका जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम स्पेशली वर्क परमिट्स की ऐड की बात करें, जैसे इनमें आप देख पाएंगे, इसमें आपको मिल जाएंगे बुचर्स की जरूरत है, मीट कटर्स, या फिर एयरपोर्ट स्टाफ, होटल्स में लाइक किचन हेल्पर्स हो गए, रेस्टोरेंट में किचन हेल्पर्स हो गए, कुक्स हो गए, या फिर हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। इवन के कनाडा में एयरपोर्ट पे भी इन्होंने स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो बोली है। तो ये अगर हम चीजें थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाकर सोचें, तो इन चीजों पे अगर हम थोड़ी गौर करें तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स इनमें से वो हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कनाडा के एयरपोर्ट पे स्पेसिफिकली, अगर हम चलो इस चीज को यहाँ से पिक करते हैं, बात करें, तो वो एक ऐसा प्रोफाइल है जिसके लिए उनकी कंसिडरेशन होगी एक ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी कनाडा में है, जो वहां पे पीआर है, सिटीजन है, या फिर इवन वर्क परमिट पे भी है। इवन कि अगर कोई स्टडी वीजा पे है, जैसे ड्यूरिंग स्टडी वीजा आपको अलाउड होता है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, हो सकता है कंसिडर हम कर सकते हैं कि वो कैंडिडेट को भी वो वहां पे कंसिडर कर सके। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसने कभी इंडिया में या पाकिस्तान में, अपने होम कंट्री में, कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, कभी एयर ट्रेवल नहीं किया, या एयरपोर्ट पे कभी जॉब नहीं की है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को कनाडा के एयरपोर्ट पे जॉब मिलेगी। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फ्रूट पिकर्स या वेजिटेबल पिकर्स, फार्म वर्कर्स की भी एक उन्होंने डिमांड डाली हुई है कि उसके लिए भी वर्क परमिट्स की जरूरत है। गाइस, हमें सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन कनाडा दे आर वेरी कोल्ड। वैसे तो सारा ही कनाडा ठंडा है, और कनाडा में अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं, अगर फार्मिंग की बात करते हैं, तो हार्डली 4 से 6 महीने का टाइम होता है जब वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बात करें कि वहां पे खेती या फार्मिंग होती है। तो बाकी के टाइम पे क्या, 6 महीने अगर चलो हम मैक्सिमम लगा लेते हैं, तो बाकी के 6 महीने, तो उस टाइम पे अगर कोई वो किसी को इंडिया से बुलाते हैं, तो बाकी के 6 महीने वो क्या उसको फ्री की सैलरी देंगे जब वहां पे स्नो होगी। तो ये भी एक सोचने की जो लॉजिकल बात है। और गाइस, तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर एक
फॉरेन वर्कर को कब हायर करता है? कोई भी एम्प्लॉयर एक फॉरेन वर्कर को तब हायर करता है जब उससे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट उसके कंट्री में नहीं मिलता। तो क्या हम अज्यूम करके चलें कि ये जो सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये कोई ऐसे प्रोफाइल हैं या इतने डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं या यूनिक प्रोफाइल्स हैं जो कि इनके रिगार्डिंग उनको कैंडिडेट्स कनाडा में मिल नहीं रहे हैं और वो इंडिया या एशियन कंट्री से वो प्रेफर कर रहे हैं कि वे इंडिया पाकिस्तान में से हम कैंडिडेट्स को वर्क परमिट पे यहाँ पे बुलाएं। और दूसरी बात गाइज, अगर किसी को वर्क परमिट पे जाना भी होगा अपने होम कंट्री से, तो उसकी फॉर्मेलिटी सबसे पहले आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे किसी भी ट्रैप पे फंसने से पहले आप एक बार गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है वहां पे जाके वर्क परमिट के जो रूल्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जरूर चेक कीजिएगा। गाइज, ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी डील्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें मेंशन होगा कि इंडिया में या अपने होम कंट्री में आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। आप कनाडा पहुंचने के बाद आपको अपनी सैलरी में से जो है वो पे करना है। तो वहां हमें लग जाता है कि यार यहाँ पे मेरा कोई खर्चा तो हो नहीं रहा है, तो मैं एक ट्राई लेके देख लेता हूँ। बट डू रिमेंबर कि आप ऐसे किसी भी एजेंट्स के पास अपना पासपोर्ट या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बेशक वो आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको आप कभी भी हैंड ओवर मत कीजिएगा। क्योंकि ये जो कंसल्टेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पासपोर्ट को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। और दूसरी बात, इनके पास एक बहुत और क्लेवर ट्रिक होती है। ये बोलते हैं कि इंडिया में आपको जस्ट एक कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या एम्बेसी फी वगैरह देनी है और आपके जो मेडिकल के चार्जेस हैं वो देने हैं। तो राउंड अबाउट इन्होंने 40-50,000 का एक पैकेज बनाया होता है। और हमें लगता है कि यार अगर 40-50 हजार में मुझे कनाडा का वर्क परमिट मिल रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन इसके पीछे भी इनकी बहुत बड़ी एक साजिश होती है। क्योंकि अगर ये एडवर्टीजमेंट देख के उनके पास 100 लोग भी पहुंच गए और 100 लोगों से उन्होंने 50,000 रुपया ले लिया, तो आप देख लीजिए उनके पास कितनी कलेक्शन हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये एजेंट्स का कोई एक पक्का ठिकाना नहीं होता है। इनका ऑफिस का एड्रेस अगर आप देखेंगे विजिट करके, अगर आप वहां के लोकल लोकेलिटी में अगर आपका कोई नोन रहता है जहां पे इनका ऑफिस है, उनसे अगर आप पूछ के देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी को यहाँ पे कितना टाइम हो गया है या कितने टाइम से ये यहाँ पे ऑपरेशंस में है, तो आप वहां से उनके ऑथेंटिकेशन का अंदाजा बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये ऐसे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में फंसने से बेटर है कि आप ऑनलाइन चेक कीजिए, इनके जो लाइसेंसेस हैं वो चेक कीजिए। और दूसरी बात गाइस ये आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई फॉरेन वर्कर मंगाना होता है अपने किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, तो उसका एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। अगर बेसिक सा क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट, सपोज कि मैं कनाडा में कोई जॉब अगर ढूंढ रहा हूं, तो अगर मैं किसी जॉब प्रोफाइल पे सिलेक्ट हो जाता हूं तो वो एम्प्लॉयर जो है, उस एम्प्लॉयर ने मुझे जो जॉब ऑफर देना है, जॉब ऑफर यहां हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफर, वो हमें देगा। लेकिन वो जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफर है वो आपके वर्क परमिट के लिए कब वैलिड होगा? वो आपके वर्क परमिट के लिए तब वैलिड होगा जब आपको HRSDC से लीमिया का अप्रूवल मिलेगा। लीमिया जिसे हम LMI, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट भी बोलते हैं। तो आपको जाके अगर आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफर के साथ लीमिया अप्रूवल लगता है तो आप एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप स्ट्रेट अवे एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। और गाइज, ये जो एजेंट्स होते हैं ये इतने क्लेवर होते हैं, इनकी वहां पे जिनके बिजनेसेस होते हैं उनके साथ कुछ टाई अप्स होते हैं, तो इन्होंने उनसे फेक ऑफर लेटर्स जनरेट के करवा लेते हैं ताकि ये आपसे पैसा ले सकें, ये दिखा के कि देखिए जी आपका कनाडा से है जो जॉब ऑफर आ गया है। दूसरी बात, बहुत बार तो ये ऐसा भी करते हैं कि कनाडा के जो जॉब पोर्टल्स हैं ये वहां पे जाते हैं और वहां से जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो वहां पे जाके ये उन जॉब अपॉर्चुनिटीज को कॉपी करते हैं और इंडिया में न्यूज़पेपर्स में या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको अप्रोच करते हैं। ये एड उस जॉब्स की यहाँ पे दे देते हैं ताकि अगर आप वो जॉब को, उस पर्टिकुलर जॉब को वेबसाइट पे जाके चेक करें,
जैसे कि अगर किसी होटल, पर्टिकुलर होटल में इन्होंने बोला है कि कुक्स की ज़रूरत है, तो अगर आप उस वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वाकई में वहां पे कुक्स की जो वैकेंसी है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका जो विश्वास है वो और पक्का हो जाएगा कि हाँ, डेफिनेटली ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये जेन्युइन है, क्योंकि वहां पे वाकई में जो जॉब ओपनिंग है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये आप सभी को हमें धोखा देने के लिए क्या करते हैं कि वहां के जो जॉब पोर्टल्स हैं वहां से जॉब ओपनिंग्स को उठाते हैं, अपने तरीके से यहाँ पे एडवर्टीज करके ये वर्क परमिट्स की एड दे देते हैं। तो इन चीजों में मैं आपको बोलूंगा कि अपना टाइम और अपना पैसा मत खराब कीजिएगा, क्योंकि ये सरासर एक फ्रॉड है। अब बात आती है कि क्या वर्क परमिट्स होते ही नहीं है, क्या अगर ये सारे जो एजेंट्स हैं ये फ्रॉड हैं या ये जेन्युइन नहीं है, तो क्या जो वर्क परमिट्स हैं आउट ऑफ द कंट्री ये पॉसिबल ही नहीं है? गाइस, एक सिंपल सी बात है, खास तौर से अगर हम आज के दौर की बात करें, जब ये कोविड की वजह से लोगों की उनके होम कंट्री में जॉब्स उनकी जा रही हैं, स्पेशली अगर हम कनाडा की भी बात करें, क्योंकि ये जो वर्क परमिट्स हैं ये कनाडा के लिए एडवर्टीज किए गए हैं। तो कनाडा में जो वहां पे जिनका स्टेटस परमानेंट रेजिडेंट्स है या सिटीजन्स हैं, उनकी खुद की भी जॉब्स जा रही हैं, तो आप मुझे खुद बताइए कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी। अगर वहां पे कोई जॉब्स की अवेलेबिलिटी है तो सबसे पहले वो अपने कंट्री के सिटीजन्स को, अपने जो या कोई भी बंदा जो कनाडा में एट प्रेजेंट मौजूद है, वो उसको जॉब देना प्रेफर करेंगे, या इंडिया, पाकिस्तान या बाहर से किसी कंट्री से वो मंगवाना, एक फॉरेन वर्कर मंगवाना प्रेफर करेंगे? ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, क्योंकि अगर हम इंडिया की भी बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में भी अपनी जॉब्स गंवाई हैं कोविड के दौरान। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे कि हमें कनाडा का वर्क परमिट मिल जाएगा, वो भी फ्री में, जो कि हमें पे करना होगा वहां जाके हमारी सैलरी से? सो प्लीज, एक ये किसी भी ऐसे ट्रैप में फंसने से पहले आप लॉजिकली सोचिए, सारी चीजों को एनालाइज करके देखिए। आई होप कि आपको खुद चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरी बात गाइस, के वर्क परमिट्स होते हैं या नहीं होते? जी डेफिनेटली वर्क परमिट्स होते हैं। वर्क परमिट्स की अगर हम बात करें कि ये होते किन के लिए, सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि वर्क परमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल किनको केटर करते हैं? ये सबसे पहले वर्क परमिट्स उनके लिए होते हैं जो कि स्टडी वीजा पे कनाडा गए होते हैं, क्योंकि अब आप सभी को पता होगा कि कनाडा के 3 जो हैं इनटेक्स होते हैं स्टडी के, जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक। तो हर साल ये 3 इनटेक्स की, जिसको किसी को 2 साल हो गए आए हुए, या जिनका 3 साल का कोर्स है अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स, हर इनटेक के बाद, जैसे जैन में कईयों का सेशन खत्म होगा, कईयों का मई में और सितंबर में, हर 3-4 महीने के बाद उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो जो स्टडी कंप्लीट करके उनके पास अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गाइस, जितने गिनती में यहाँ से स्टूडेंट्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स जाते हैं जो ये वर्क परमिट्स की एड्स दे रहे हैं ना, ये तो उन स्टूडेंट्स से ही इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे इन वर्क परमिट्स में आपने देखा होगा कि फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री हेल्पर्स की भी उन्होंने डिमांड की हुई है। गाइस, ये वो काम है जो कि एक फुल टाइम जॉब नहीं है, और दूसरी बात ये है, ये वो जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट अपनी स्टडी के दौरान अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पे जैसे जो पार्ट टाइम जो उनकी जॉब्स होती हैं 20 आवर्स वीक के अकॉर्डिंगली या जैसे भी है, तो वो करते हैं इनको, या वो करके ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर देते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि जो वर्क परमिट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, खासतौर से आज के टाइम में, कि उनको इंडिया से या फॉरेन कहीं से भी आउट ऑफ द कनाडा वर्कर्स मंगवाने पड़ रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो, या आपको लगा हो कि ये इंफॉर्मेशन किसी और को ट्रैप होने से बचा सकती है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, या आपका कोई रिलेटिव है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट अवेयरनेस हो सके। सभी को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि आज के टाइम में सभी को पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों को कनाडा। पंजाब नहीं, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया, हर किसी को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक बार तो हर कोई बंदा ट्राई करने की कोशिश करेगा कि हाँ, अगर मेरा कुछ नहीं लग रहा तो मैं एक बार ट्राई कर लूं। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और
इस चीज से थोड़ा सा आप अलर्ट होके, सबसे पहली बात ये है कि आप खुद को अवेयर कीजिए कि प्रोसीजर होता कैसे है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाइए, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नॉर्म्स चेक कीजिए कि वर्क परमिट्स हैं जो, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। बाकी थैंक यू वेरी मच ये व्लॉग देखने के लिए। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक दबाइए, और फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।